हेलो बच्चों, आज हम लोग एकांकी संचय की एकांकी मातृभूमि का मान, जिसके लेखक हैं श्री हरिकृष्ण प्रेमी जी, इस एकांकी के संबंध में जानेंगे। और इस एकांकी को बच्चों हम लोग 2 क्लासेस में डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे। तो आज फर्स्ट क्लास में बच्चों मैं आप लोगों को एकांकीकार का संक्षिप्त परिचय, एकांकी की कथा वस्तु का सारांश और एकांकी के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, इन सारी चीज़ों के विषय में बताऊंगी। फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आप लोगों को एकांकी का स्वरूप, एकांकी के शीर्षक की सार्थकता और एकांकी का उद्देश्य, इन प्रश्नों के उत्तर आप किस ढंग से लिख सकते हैं, इसके संबंध में बताऊंगी। और कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी, जिससे कि आपको एकांकी समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग जानते हैं एकांकीकार के संबंध में। हरिकृष्ण प्रेमी जी हिंदी साहित्य के एक विख्यात नाटककार रहे हैं और इनका जन्म सन 1908 में मध्य प्रदेश के गुना शहर में हुआ था। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो एक राष्ट्रभक्त परिवार में हुआ था, जिसका प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर भी हमें देखने को मिलता है। आगे चलकर इनकी रचनाओं में भी झलक दिखाई पड़ती है। और इन्होंने जब अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ किया तो एक पत्रकार के रूप में इन्होंने प्रारंभ किया, और बाद में आगे चल करके इन्होंने एक सफल नाटककार के रूप में स्वयं को स्थापित किया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के विषय में अगर हम देखें तो यहाँ पर है स्वर्ण विहान, छाया, रक्षाबंधन, शिवा साधना, बेड़ियाँ, निष्ठुर न्याय, यह भी एक खेल है, मातृभूमि का मान, आहुति। कुछ काव्य संग्रह भी हैं इनके, जैसे जादूगरनी, आंखों में। ठीक है, तो अधिकतर इनकी जो रचनाएं हैं वो पौराणिक, ऐतिहासिक या सामाजिक विषय से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने जो भी ऐतिहासिक एकांकियाँ लिखी हैं उसमें इन्होंने मध्यकालीन इतिहास की कुछ कथा प्रसंगों को ही उठा करके उससे ही उस पूरे राष्ट्रीय जागरण का संदेश देते हुए दिखाई पड़ते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना का संदेश देते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और जितने भी इन्होंने सामाजिक नाटक लिखे हैं उसमें वर्तमान समस्याओं, विषमताओं का चित्रण करते हैं, उसके प्रति आक्रोश और विद्रोह की भावना हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ उसका हल भी प्रस्तुत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उस पर गांधीवादी दर्शन का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की जो विषय वस्तु है वो है। और इनकी इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी हैं वो स्वच्छंदतावादी शैली में लिखी हैं, लेकिन उसका प्रयोग उन्होंने बहुत ही संगठित ढंग से, अनुशासित ढंग से किया है। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है वो 1974 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो ये संक्षिप्त जानकारी थी बच्चों हरिकृष्ण प्रेमी जी के संबंध में। इससे संबंधित आपको प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं। कई बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि आपको एग्जाम में लेखक का परिचय या कवि परिचय या फिर एकांकीकार का परिचय लिखने के लिए आता है या नहीं। तो बच्चों, लेखक और एकांकीकार के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न अभी तक प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जितने भी मैंने देखे उसमें नहीं आए। ठीक है, लेकिन कवि परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आप उसे थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि उससे प्रश्न आ सकते हैं आपको। ठीक है, तो मुख्य मुख्य जो बातें हैं उसे ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपको मैं जानकारी के लिए बताती हूँ। तो यहाँ पर हरिकृष्ण प्रेमी जी के विषय में मैंने थोड़ी सी जानकारी दी आपको। अब हम आते हैं, आपकी पुस्तक में शीर्षक है, आपकी एकांकी है मातृभूमि का मान। ठीक है, जैसा कि आपको शीर्षक से स्पष्ट हो रहा होगा, क्योंकि शीर्षक जो है बहुत ही इजी है। मातृभूमि यानी जन्म जिस स्थान पर लिया है व्यक्ति विशेष ने, उसकी भूमि यानी मातृ यानी माता, भूमि यानी धरती माता का मान, सम्मान, उसका गौरव। ठीक है, तो जन्मभूमि का सम्मान, ये है शीर्षक का अर्थ। और ये पूरी एकांकी जो है वो ऐतिहासिक कथा प्रसंग को लेकर के ही संदेश देने का कार्य कर रही है, राष्ट्रीय जागरण का कार्य कर रही है। ठीक है, तो यही उद्देश्य है इसका। तो एकांकी की कथा वस्तु को समझने के लिए पहले हम लोग पात्र परिचय देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर सबसे पहले हैं राव हेमू। राव हेमू जो है वो बूंदी का शासक है। ठीक है, बूंदी जो है वो वर्तमान समय में राजस्थान का एक जिला है, लेकिन उस समय जो है एक छोटा सा राज्य था। और बूंदी के जो राव हेमू हैं वो हाड़ा वंश के थे। ठीक है, तो हाड़ा वंश के जो लोग थे वो चौहान राजपूत कहे जाते हैं, और हाड़ा वंश की स्थापना जो है वो राव देवा ने की थी। ठीक है, हाड़ा वंश की स्थापना राव देवा ने की थी
सिसोदिया मीणा सरदारों को पराजित करके, ठीक है। और यहाँ पर संस्थापक हो गए इसके, और इनका इतिहास जो है वो बहुत ही वीरतापूर्ण रहा है, पराक्रम और त्याग और बलिदान पर आधारित रहा है, ठीक है। और ये अग्नि कुल के वंशज कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गए राव हेमू। दूसरे हैं अभय सिंह। अभय सिंह जो हैं वो मेवाड़ के सेनापति हैं, यानी मेवाड़ राज्य के सैनिकों के अधिपति हैं, लीडर हैं, ठीक है। फिर है महाराणा लाखा जो कि मेवाड़ का शासक है। महाराणा लाखा, यहाँ पर मेवाड़ जो है बच्चों वो उस समय जो है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के नाम से भी जाना जाता था, और राजस्थान का जो दक्षिणी मध्य एरिया है वो आता है इसमें। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इस तरह का जो एरिया है वो मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर महाराणा लाखा जो हैं वो गुहिलिया सिसोदिया वंश के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे महाराणा लाखा जो है गुहिलिया सिसोदिया वंश के हैं, सिसोदिया वंश के हैं यहाँ पे। और सिसोदिया वंश के संस्थापक हैं बप्पा रावल, ठीक है। इसके संस्थापक हो गए बप्पा रावल, जिनका जिक्र किया गया है यहाँ पर, और इनका वास्तविक नाम जो है वो कालभोज था, ठीक है। और यहाँ पे महाराणा लाखा, इनका वास्तविक नाम लक्ष्य सिंह कहा जाता है, ठीक है। इनका वास्तविक नाम लक्ष्य सिंह कहा जाता है, ठीक है। तो बप्पा रावल ने गुहिलिया सिसोदिया वंश के संस्थापक माने जाते हैं, जिनका जिक्र किया गया है एकांकी में, ठीक है। तो ये लोग भी जो हैं वो राजपूत थे, और इनका इतिहास जो है ये भी पराक्रम पूर्ण इतिहास रहा है। महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा इस वंश के शासकों में से रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ही राजपूत राजा हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर है एक वीर सिंह। वीर सिंह जो है एक सैनिक हैं और मेवाड़ की सेना का सिपाही, जो कि बूंदी का रहने वाला है, ठीक है। बूंदी उसकी जन्मस्थली है, लेकिन वो मेवाड़ में कार्य क्षेत्र है उसका, ठीक है। तो ऐसा आज भी होता है कि जन्म स्थान कहीं है और व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए कहीं दूसरी जगह जाकर के कार्य करता है। चारणी जो कि राज दरबार में गाने वाली कवित्रियाँ जो होती हैं, चारण कवि होते हैं, चारणी कवित्रियाँ होती हैं, जो अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए गीत और कविताएं गाती हैं और उनको सुनाती हैं, ठीक है। और वीर सिंह के साथी हो गए। तो ये मुख्य कैरेक्टर्स हो गए यहाँ पर। अब हम आते हैं आपके एकांकी की कथा वस्तु को समझने के लिए। तो एकांकी की कथा वस्तु जो है वो चूंकि ऐतिहासिक है ये, और 4 दृश्यों में इसे विभाजित किया गया है, ठीक है। 4 दृश्यों में इसका चित्रांकन किया गया है, और अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय में इसका चित्रांकन है। तो सबसे पहले जो है पहला दृश्य जो है वो है, पहले दृश्य में बूंदी का, ठीक है, बूंदी का दुर्ग है, और यहाँ पर राव हेमू जो है एक कमरे में है और अभय सिंह से बातचीत हो रही है उनकी। और यहाँ पर अभय सिंह जो है वो प्रस्ताव लेकर के आए हैं अधीनता का, यानी अधीनता स्वीकार करने के लिए राव हेमू के समक्ष, कि मेवाड़ के शासन में ही बूंदी राज्य को मिला लिया जाए, ठीक है। तो इसका वो प्रस्ताव लेकर के राव हेमू के समक्ष आए हैं। तो अभय सिंह कहते हैं कि सिसोदिया राजपूत जो है वो हमेशा से हाड़ाओं का आदर और सम्मान करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इस पर राव हेमू का कहना है कि यदि वो आदर और सम्मान करते हैं तो उन्होंने अधीनता की आज्ञा लेकर के क्यों भेजा है, ठीक है, अधीनता क्यों चाहते हैं वो। तो इस पर अभय सिंह का कहना है कि चूंकि महाराणा लाखा चाहते हैं कि विदेशियों का आक्रमण हो रहा है हमारे देश पर, भारत देश पर, ऐसे समय में ज़रूरी है कि सभी राजपूत राजा जो है वो सैन्य उनका संगठित हो, यानी सभी सेनाएं संगठित हो जाएं, सभी राजा एकजुट हो जाएं, ठीक है। तो उस समय चूंकि मुगलों, विदेशियों सब और मुसलमानों सबका आक्रमण हो रहा था हमारे देश पर, तो ऐसे में छोटे छोटे राज्य अगर एक साथ मिल करके एक हो जाते हैं तो विदेशियों को से लड़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर राव हेमू का कहना है कि चित्तौड़ ही क्यों, चित्तौड़ चूंकि मेवाड़ की राजधानी थी उस समय, तो चित्तौड़ ही क्यों। तो अभय सिंह का कहना है कि चित्तौड़ का जो इतिहास रहा है, गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, उसको देखते हुए
यही सही लगता है कि उनके अधीन ही सारे छोटे छोटे राज्य हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर राव हेमू जो है वो कहते हैं कि बूंदी जो है वो किसी की गुलामी नहीं सहेगा, किसी की भी गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो चाहे विदेशी हो चाहे महाराणा। यानी बूंदी जो है अपने राज्य की मान मर्यादा सम्मान को बनाए रहेगा, वो स्वतंत्र ही रहेगा, किसी भी स्थिति में वो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, तो इस पर अभय सिंह का कहना है कि महाराणा लाखा जो हैं वो यही चाहते हैं कि पूरा जो राजपूत राजाओं की जो कड़ी है, यानी छोटे छोटे जो राजपूत एक सूत्र में हो जाए, एक माला में गुथ जाएं, ताकि पूरी एक संगठित सेना बन जाए, एक अनुशासन बन जाए, एक किसी एक केंद्र के अधीन होकर के। ठीक है, तो इस पर राव हेमू का कहना है कि माला तो बनी हुई है, यानी सभी राजपूत राजा तो एक हैं, लेकिन माला को तोड़ने का कार्य तो उन्होंने शुरू ही कर दिया है अगर देखें तो। लेकिन यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि प्रेम का अनुशासन जो है वो बूंदी स्वीकार करता है, लेकिन शक्ति का अनुशासन नहीं स्वीकार करेगा। कैसी भी स्थिति आ जाए, बूंदी जो है वो स्वतंत्र होकर के महाराणाओं की सेवा करता रहेगा, पहले भी करता रहा है, आगे भी करता रहेगा, लेकिन गुलामी की या अधीनता स्वीकार करके वो उनकी सेवा नहीं करेगा, गुलाम बन करके सेवा नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से देखें तो सीधे सीधे यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो गुलाम होकर के नौकर बन करके किसी का कार्य नहीं करेंगे, वो स्वतंत्र होकर के अपने सम्मान के साथ, अपने सम्मान को बनाए रखते हुए वो दूसरों के साथ रहेंगे। ठीक है, तो इस पर वो मना कर देते हैं, फिर अभय सिंह वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे पहला दृश्य समाप्त हो जाता है, दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है। दूसरा दृश्य है वो चित्तौड़गढ़ का है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का जो किला है वहाँ पर राजमहल का है, वहाँ पे कमरे में ये महाराणा लाखा जो है वो टहल रहे हैं, बहुत ही व्यथित हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, कि उन बहुत ही आत्मग्लानि से भरे हुए हैं, अपने आप से ही बातें कर रहे हैं कि मैं जो है छोटे से मुट्ठी भर के हाड़ा जाति के लोगों से मैं पराजित होकर के भाग आया, और मैंने मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास को मैंने कलंकित किया है, मैंने जो है उनको धक्का पहुंचाया है, कलंक का टीका लगाया है। इस तरह से वो आत्मग्लानि महसूस कर रहे हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं। उसी समय अभय सिंह का प्रवेश होता है और अभय सिंह उसको राजदरबार में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन जनसभा में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन महाराणा लाखा वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कर्म किया है, यानी नीमरा के मैदान में जो हाड़ा जाति के लोगों ने उन पर आक्रमण किया था और वहाँ से वो पराजित होकर के भाग आए, प्राणों की रक्षा के लिए वो वहाँ से बिना लड़े, बिना अपने शक्ति का प्रदर्शन किए ही वहाँ से भाग के चले आए, तो ये उनके लिए बहुत ही अपमानजनक है और इस कलंक को वो किसी भी रूप में धो देना चाहते हैं। और ऐसे में वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। वो बप्पा रावल के वंशज हैं, उनका रक्त उनकी धमनियों में बह रहा है, उन्होंने उन्हें कलंकित किया है। तो इस पर अभय सिंह उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि हाड़ा जाति के लोगों ने मध्यरात्रि में शिविर पर आक्रमण किया था। ऐसे में जो सैनिक थे वो घबरा करके भाग गए और हम लोग आपको वहाँ से खींच करके ले आए। आप तो उस समय भी लोहा लेना चाहते थे, यानी लड़ना चाहते थे राव हेमू से, लेकिन हम लोग आपको खींच के ले आए, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर आप वहाँ रहते तो प्राण नहीं बचते। इस तरह से मतलब वो कहना चाहते हैं कि हम लोगों की गलती थी, आपकी गलती नहीं थी, आप तो लड़ना चाहते थे। ठीक है, तो समझाने की कोशिश करते हैं अभय सिंह, लेकिन महाराणा लाखा का कहना है कि जिसकी मोटी खाल होती है उसको अपमान की चिंता नहीं होती है, लेकिन जो अपने प्राणों से बढ़कर अपने मान को रखता है, अपने सम्मान को रखता है, उसके लिए ये बहुत ही उपहासजनक बात है, बहुत ही उसके सम्मान के विरुद्ध ये बात है और उससे बर्दाश्त नहीं होगा। वो इस कलंक के टीके को जब तक वो धो नहीं लेते तब तक उन्हें संतोष नहीं मिलेगा, उन्हें कष्ट होता रहेगा। तो ये ऐसी व्यथा की स्थिति में, बेचैनी की स्थिति में और बहुत ही भावावेश की स्थिति में जो है वो प्रतिज्ञा करते हैं कि बप्पा रावल के वंशज में महाराणा लाखा जो है जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं कर लेता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। ठीक है, तो इस तरह की प्रतिज्ञा वो करते हैं कि जब तक वो हाड़ा वंश के जो जाति के लोग हैं, यानी बूंदी के जो लोग हैं, उसमें पराजित करके उनको जब तक पराजय उस दुर्ग पर अपना अधिकार नहीं कर लेते तब तक जो है वो खाएंगे पिएंगे नहीं। तो इनकी बात सुन करके अभय सिंह उनसे कहते हैं कि आप इस तरह की भीषण प्रतिज्ञा मत कीजिए, इतनी कठिन प्रतिज्ञा आप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर
ये सही है कि मेवाड़ का जो शासन है वो ऊंचा है, वो शक्तिशाली है, सब कुछ है, लेकिन हाड़ा जाति के लोगों ने जो प्रदर्शन किया है, जो युद्ध अपनी शक्ति का, अपने पराक्रम का, शौर्य का, उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वो लोग भी कम नहीं हैं, कम मतलब कह सकते हैं कि शक्तिशाली हैं, वो लोग वीर हैं। तो ऐसे वीरों को पराजित करने में थोड़ा समय लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपने जो इतनी भीषण प्रतिज्ञा की है, यानी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे आप, तो निश्चित रूप से आप निर्बल हो जाएंगे, उसमें समय लग सकता है। तो आप अगर कुछ समय की बात होती तो ठीक था, आपने ये प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन वो चूंकि वो भी वीर हैं, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है उन्हें पराजित करने में थोड़ा समय लग जाए। तो ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप मत कीजिए। हम लोग निश्चय ही कोई रास्ता निकालते हैं कि उस पर हम लोग विजय किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें अभय सिंह जो है वो महाराणा लाखा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महाराणा लाखा का कहना है कि ये ठीक है, तुम्हारी बात सही है कि वो शक्तिशाली हैं, वीर हैं, पराक्रमी हैं, उनको निश्चित रूप से हमें समय लग जाएगा उनको पराजित करने में, लेकिन मैं सूर्यवंशी हूँ। यहाँ पर बच्चों महाराणा लाखा का यहाँ पे सूर्यवंशी हैं ये उल्लेख किया गया है। तो सूर्यवंशी जो होते हैं वो प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं से पीछे नहीं हटते, यानी प्राण तो चले जाएं लेकिन मान मर्यादा के लिए वो जो वो कहे हैं वही करके दिखाएंगे। तो अब चाहे जो भी हो जाए वो अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे महाराणा लाखा जो है अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करवाना चाहते हैं, उसका आदेश देते हैं। उसी समय जो है पीछे से चारणी जो है, यहाँ पर जो कवित्री है राज दरबार की, वो गाना गाते हुए आती है, राजपूत राजाओं को संगठित करने का, देश को इकट्ठा करने का वो गाना गाते हुए आती है। तो उस समय महाराणा लाखा उसकी बात को सुन के कहते हैं कि चारणी, तुम राजपूत राजाओं को इकट्ठा कर देखना चाहती हो, उनको एकजुट करना चाहती हो, देश को एक करने की बात कर रही हो, लेकिन मैं तो जो है उन्हें अलग करने जा रहा हूँ, मैं दो जातियों के बीच में दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस सब बातें सुनने के पश्चात चारणी कहती है कि मैं आपसे इस तरह के विवेकहीन विचारों की अपेक्षा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक विवेकशील व्यक्ति हैं और सोच समझ के ही कोई फैसला करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से जो है उनका कहना है कि यदि हाड़ा जाति के लोग जो हैं वो यद्यपि इस मेवाड़ के शासक की अपेक्षा जो है बूंदी का राज जो है वो छोटा है, सब कुछ है, लेकिन वो वीर हैं, वो उन्होंने हमेशा से मेवाड़ का साथ दिया है, हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं, उनकी दुख में मुसीबत में हमेशा उन्होंने साथ दिया है। लेकिन यदि आज उनसे कोई धृष्टता हो गई है, यानी कोई ऐसी गलती उनसे हो गई है, तो उन्हें माफ़ कर दीजिए और उनके साथ प्रेम पूर्वक संबंध बनाइए, क्योंकि वो एक वीर हैं। और मेवाड़, निश्चित रूप से मेवाड़ के लोग भी वीर हैं, ऊंची जाति के हैं, ऊंचे सम्मान योग्य हैं, उनका जो गौरवपूर्ण इतिहास है वो सम्मानित है। लेकिन यहाँ पर बूंदी के लोग भी जो है वो वीर हैं, तो उनका भी सम्मान आपको समझना चाहिए, और उनसे कोई गलती हो गई है तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, लेकिन उनके साथ संबंध अच्छा बनाइए। तो इस पर महाराणा लाखा कहते हैं कि चारणी तुम देर से आई। तो अभय सिंह चारणी को बताते हैं कि महाराणा लाखा ने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि बूंदी के दुर्ग में जब तक वो प्रवेश नहीं कर लेते तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये बात सुनने के पश्चात चारणी जो है वो बेचैन होती है, परेशान होती है, क्योंकि वो कहती है कि महाराणा लाखा से कहती है कि मैं एक देशभक्त हूँ और देशभक्त जो भी होगा वो ऐसा करना देना नहीं चाहेगा आपको। ठीक है, तो उसके प्रति वो फिर एक सुझाव देना चाहती है, अपने राजा को एक सुझाव देती है कि ठीक है आपने प्रतिज्ञा कर ली है, इसके लिए सोच विचार कर लीजिए, और एक उपाय है कि आपने अपनी प्रतिज्ञा, अपने व्रत को पूरा करने के लिए यहीं पर एक नकली दुर्ग बना लिया जाए और उसका विध्वंस करके आप अपने व्रत का पालन कीजिए। ठीक है, फिर बाद में आप देखिए कि उनके साथ कैसे अपने संबंध को सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो महाराणा लाखा को ये सुझाव पसंद आता है, क्योंकि इसके पहले अभय सिंह भी ये कह चुके होते हैं कि टाइम लग सकता है भाई आपको उन पर विजय प्राप्त करने में। तो इसलिए महाराणा लाखा चूंकि अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे, अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट सकते थे, तो उन्हें ये बात पसंद आती है, उन्हें ये सुझाव पसंद आता है, और वो कहते हैं कि ठीक है नकली दुर्ग बनाया जाए, इस नकली दुर्ग को विध्वंस करके मैं जो है इस व्रत का तो पालन कर लूँगा, अपनी प्रतिज्ञा का तो पालन कर लूँगा, लेकिन मुझे आत्मसंतोष नहीं होगा।
मिलेगा। ठीक है, मुझे आत्मसंतोष तभी होगा जब मैं सचमुच ये सारी चीज़ें कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो नकली दुर्ग वो बनाने का आदेश देते हैं अभय सिंह को। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा दृश्य समाप्त हो जाता है, तीसरा दृश्य प्रारंभ होता है। तीसरे दृश्य में यह है कि चित्तौड़गढ़ के जो वन्य प्रदेश है यानी जंगल का जो एरिया है वो खाली है, तो वहाँ पे नकली दुर्ग बनाया गया है बूंदी का, और उस नकली दुर्ग का निरीक्षण करने के लिए आते हैं अभय सिंह और महाराणा लाखा। दोनों लोग जो है आते हैं और यहाँ पर वो दोनों लोग जो है आपस में बातचीत करते हैं। अभय सिंह कहता है कि देख लीजिए महाराणा कि ये सारी चीज़ें सही है कि नहीं, तो महाराणा लाखा भी कहते हैं कि सब कुछ सही है, लेकिन ये जो मिट्टी का जो किला है उसको तोड़ करके मैं जो है अपने व्रत का तो पालन कर लूँगा, मैंने जो अपमान की आग में जलते हुए मैंने जो विवेकहीन प्रतिज्ञा कर ली है उससे तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मुझे आत्मसंतोष नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की बातें वो करते हैं और कहते हैं कि इस जो युद्ध हो रहा है इसमें थोड़ी सी वास्तविकता के लिए मेरा कोई प्रतिद्वंदी भी होना चाहिए, मेरा विरोध करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो इस पर अभय सिंह कहता है कि हाँ ठीक है, मैंने इसकी व्यवस्था कर दी है, दुर्ग के अंदर कुछ सैनिक रहेंगे जो छूछे वार करते रहेंगे और बाद में फिर आप किले को विध्वंस करके उस पर अब हम लोग विजय पताका फहरा देंगे। ठीक है, तो आपके व्रत का पालन हो जाएगा। ठीक है, फिर वो दोनों चले जाते हैं। फिर उसी समय जो है वीर सिंह और उसके साथियों का वहाँ पे प्रवेश होता है, वो सारे आते हैं यहाँ पर और नकली दुर्ग को देख करके वीर सिंह कहता है कि इस दुर्ग को, बूंदी के दुर्ग को तोड़ करके उस अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं महाराणा लाखा। ठीक है, तो ये बूंदी का जो दुर्ग है नकली दुर्ग ही है, लेकिन ये हमारी जन्मभूमि है, ये जन्मभूमि का प्रतीक है, ये हमारे मान का मंदिर है। हम अपने मान के मंदिर का क्या अपमान होने दे सकते हैं? यानी अपनी जन्मभूमि का अपमान होने हम नहीं दे सकते, कैसी भी स्थिति आ जाए। ठीक है, तो आज महाराणा लाखा देखेंगे कि कैसे हाड़ा जाति के लोग और सिसोदिया जाति के लोगों के रक्त का प्रवाह हो रहा है, उनके खून बह रहे हैं, क्योंकि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अपने प्राणों की आहुति देने तक हम लोग इस मान के मंदिर को अपने बचाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो उसमें से एक वीर सिंह का ही साथी वो कहता है कि ये तो नकली दुर्ग है, तो क्या दिक्कत है? तो उसमें वो कहता है कि नकली दुर्ग हो चाहे जो हो, लेकिन ये हमारे मान का मंदिर है, हमारी जन्मभूमि है, उसका प्रतीक है। ये भले ही नकली क्यों ना हो, लेकिन ये हमारे मान सम्मान का प्रतीक है, तो निश्चित रूप से इसके सम्मान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, तो उन्हीं का एक तीसरा साथी जो है वो कहता है कि हम लोग तो महाराणा के नौकर हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम लोग महाराणा के अपने राजा के आज्ञा का पालन करें, उसमें उनकी इच्छा का विरोध ना करें, उसके विध्वंस ना करें। तो हमारा जो नमक है, उनके नमक से ही हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है, तो हमें अपने नमक का फर्ज अदा करना चाहिए। तो इस पर वीर सिंह कहते हैं कि हमने जिस मिट्टी में जन्म लिया, उस मिट्टी की मान मर्यादा, उसका आत्मसम्मान जो है वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने हमेशा से मेवाड़ का के ऊपर जो भी दुख आई है, तकलीफ आई है, जब भी कुछ भी ऐसी विपत्ति की क्षणाएं हैं, हम लोगों ने हमेशा साथ दिया है। हमेशा हम लोगों ने अपने राजा के साथ खड़े होकर के राजा का साथ दिया है और उसके राजा की तरफ से हम लोग लड़ते रहे हैं उन बाहरी लोगों से। लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी का प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से हम लोग अपनी तलवार महाराणा के चरणों में रख देंगे और उनसे क्षमा मांगेंगे और हम लोग बूंदी के लिए अपने प्राणों की आहुति देंगे, यानी बूंदी की तरफ से लड़ेंगे। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखती है बच्चों कि यहाँ पर जन्मभूमि की मर्यादा, जन्मभूमि इम्पॉर्टेंट है, उसकी महत्वपूर्णता है। कर्मभूमि से कहीं ज़्यादा जो मान है, सम्मान है, वो जन्मभूमि का है। इसीलिए इसका शीर्षक जो है वो मातृभूमि का मान लिखा है कि कर्म क्षेत्र से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्णता जो है वो जन्म क्षेत्र की होती है, जन्मभूमि की होती है। ठीक है, तो नमक का फ़र्ज़ अदा करना तो ये ज़रूरी है। आज तक हम लोगों ने नमक का फ़र्ज़ अदा किया है, यानी अपने मालिक के प्रति हम पूरे तरह से ईमानदार और वफादार रहे हैं, लेकिन दूसरों के साथ जब भी युद्ध रहा है तब। लेकिन अगर हमारे जन्मभूमि की बात आई, हमारे मातृभूमि की बात आई,
तो हम लोग इसके सम्मान के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं, भले ही हमारा राजा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए बात हो रही है कि वीर सिंह जैसे वीर योद्धा जो है अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये सारी बातें आपस में सारे जो सैनिक हैं करते हैं और फिर आपस में ये कहते हैं कि हम लोग अग्नि कुल के अंगारे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया बच्चों कि अग्नि कुल के वंशज हैं ये लोग, तो निश्चित रूप से अपने देश की जो आभा है, उसका जो गौरव है उसे खत्म नहीं होने देंगे, उसे क्षीण होने नहीं देंगे। तो आपस में ये सभी जो है प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोग अंतिम समय तक लड़ेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे अब वास्तविकता आ गई कि अब ये युद्ध जो है वो नकली नहीं बल्कि वास्तविक हो गया है एक तरह से। ठीक है, यहाँ पर तीसरा दृश्य बच्चों समाप्त हो जाता है, चौथा दृश्य का प्रारंभ होता है, वही स्थान है, नकली दुर्ग का ही स्थान है और यहाँ पर महाराणा लाखा और अभय सिंह आते हैं। महाराणा लाखा अभय सिंह से कहते हैं कि सूर्य ढलने को आया लेकिन अभी भी युद्ध समाप्त नहीं हुआ। वीर सिंह के सैनिक वीर सिंह और उसके जो साथी हैं वो इस तरह से डटे हुए हैं, अपने पराक्रम अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी वीरता की प्रशंसा भी वो करते हैं और कहते हैं कि ऐसे वीरों की प्राणों की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन चलो अच्छा है कि इस खेल में वास्तविकता भी आ गई, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही मतलब आराम से दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली, अच्छा हुआ ये चीज़ें, मेरे विरोध करने वाला भी है यहाँ पर। ठीक है, तो इस पर अभय सिंह कहते हैं कि हाँ उनके पास संसाधनों जो है अब समाप्त होने वाले हैं, यानी युद्ध में जो हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं वो अब समाप्त ही होने वाले हैं और कुछ ही समय में ये खेल समाप्त हो जाएगा और फिर हम लोग जो है विजय पताका फहराएंगे। ठीक है, तो आप इस किले का विध्वंस कर दीजिएगा और आपकी प्रतिज्ञा का पालन हो जाएगा। तो ये सारी बातचीत अभय सिंह और महाराणा लाखा के बीच में होती है और महाराणा लाखा जो है बार बार प्रशंसा भी करते हैं वीर सिंह की, जो वीरता है पराक्रम का, उसका सम्मान करते हैं कि उसकी जो सोच है, उसकी जो विचार है अपने जन्मभूमि के प्रति, उसकी जो भावनाएं हैं उसका बार बार वो सम्मान करते हैं, बार बार उसके लिए कहते हैं। और अभय सिंह जो है वो भी कहते हैं कि हाँ मैं जो है इस तरह की जब चीज़ें हो रही थी, युद्ध इस तरह से हो रहा था, तो मैं भी बीच में एक बार युद्ध को मैंने रोक दिया था सफ़ेद झंडा फहरा करके और जा कर के दुर्ग के अंदर मैं मिला भी वीर सिंह से, उससे कहा कि महाराणा के खिलाफ मत लड़ो, उनकी बात मान लो। लेकिन उसने कहा कि हाड़ा जाति को महाराणा ने चुनौती दी है और हम लोग अपने प्राणों की बलि देने तक जो है, यानी जब तक हमारे अंदर प्राण हैं तब तक हम लोग अपने वंश की रक्षा के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। ठीक है, तो उसकी वीरता जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है, उसकी भावना अपने देश के प्रति दिखाई पड़ती है। तो उसी बात को वो अभय सिंह महाराणा लाखा को बताते, तो महाराणा लाखा जो है उसके प्रति सम्मान की भावना आती है और उसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि ऐसे वीरों की रक्षा हो सकती तो कितना अच्छा होता। यहाँ पे थोड़ा सा पश्चाताप भी दिखाई पड़ता है महाराणा लाखा के मन में कि ऐसे वीर सैनिक की प्राणों की बलि वो ले रहे हैं, आत्म बलिदान उनका ले रहे हैं, अपनी छोटी सी जो विवेकहीन प्रतिज्ञा उन्होंने कर ली, अपमान की आग में जलते हुए उन्होंने जो प्रतिज्ञा कर ली, उसकी वजह से कितने लोगों का यहाँ पे नुकसान हो रहा है, कितने प्राणों की बलि ली जा रही है। तो उसी समय ये बातचीत होते हुए ही जो है महाराणा लाखा ही कहते हैं कि एक आग का गोला गिरा है और यहाँ पर वीर सिंह जी को उसकी क्षति हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो उसको फिर आदेश देते हैं अभय सिंह को कि उस वीर सैनिक का शरीर जो है, मृत शरीर जो है, उसे ससम्मान ले आया जाए और इस दुर्ग पर जो है विजय पताका फहराई जाए। तो यहाँ पर महाराणा लाखा को ये सब चीज़ें देख करके उन्हें आत्मग्लानि महसूस होती है, पश्चाताप होता है, उन्हें लगता है कि उनकी इस विवेकहीन प्रतिज्ञा के वजह से आज कितने लोगों की बलि चढ़ गई। ठीक है, उसी समय जो है वो चारनी आती है वहाँ पे और उसे कहती है कि आपको संतोष हो गया, आपको अब तो संतोष हो गया होगा कि हाड़ाओं को आपने पराजित कर दिया। तो महाराणा लाखा उसे कहते हैं कि मैं बहुत ही व्यथित हूँ, दुखी हूँ, मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ, पहले से ही जल रहा हूँ, तो तुम अब मुझे और दुखी मत करो। पता नहीं वो कौन सी बुरा क्षण था, कौन सी ऐसी साइट थी जिस क्षण में मैंने जो है ऐसी विवेकहीन प्रतिज्ञा कर ली और मेरी इस अपमान की आग में जलते हुए मैंने जो विवेकहीन प्रतिज्ञा की उसके बदले में इतने लोगों की प्राणों की बलि चढ़ गई।
ठीक है। तो यहाँ पर वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, तो चारनी उन्हें समझाने का प्रयत्न करती है कि ठीक है, जो हो चुका, क्या अब कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल सकता कि हाड़ा जाति के लोग और सिसोदिया जाति के लोग जो है एक हो जाएं, उनमें स्नेह संबंध बन जाए। ठीक है। तो यहाँ पर महाराणा लाखा जो है वीर सिंह के जो मृत शरीर है उसके समक्ष क्षमा मांगते हैं और अपने जो भी उन्होंने कार्य किया, इस तरह का जो प्रतिज्ञा उन्होंने कर ली थी, अब ऐसे वीर योद्धाओं के प्रति जो उन्होंने इस तरह की भावना, उनको अधीन करने की जो भावना उनके मन में आई, उसके प्रति वो लज्जित होते हैं, पश्चाताप करते हैं, उसे क्षमा मांगते हैं मृत शरीर के समक्ष और कहते हैं कि ऐसा हो तो सकता है, लेकिन क्या हाड़ा वंश के लोग जो है आज की दुर्घटना को भूल सकते हैं। तो इस पर उसी समय जो है राव हेमू का प्रवेश होता है और राव हेमू कहते हैं कि हाँ, निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि हाड़ा जाति के लोग और सिसोदिया जाति के लोग जो हैं, यानी दोनों ही वंश के जो लोग हैं, यानी बूंदी और मेवाड़ जो है वो हमेशा से एक दूसरे के साथ रहा है, हमेशा साथ खड़ा रहा है और आज भी साथ खड़ा है। सिर्फ आवश्यकता ये जानने की थी आपको कि हम में से सभी जो हैं वो एक वीर सैनिक हैं। ठीक है, हम में से कोई बड़ा या छोटा राजा नहीं है, बल्कि सभी इस धरती के पुत्र हैं, इस धरती पे जन्म लेने वाले वीर सैनिक हैं। जिस तरह से यहाँ पर वीर सिंह ने अपनी वीरता का, पराक्रम का प्रदर्शन किया, अपनी जन्मभूमि की मान मर्यादा की सुरक्षा के लिए उसने जो अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसका बलिदान कर दिया, उसी प्रकार से हम सभी जो हैं एक सैनिक हैं इस जन्मभूमि के। तो हम कोई राजा नहीं हैं, हम सभी जो हैं छोटे बड़े राजा नहीं, बल्कि एक सैनिक ही हैं अपने इस धरती के, इस मातृभूमि के। ठीक है। और हम लोग ये हाड़ा जो हैं वो पहले भी आपके साथ थे, मेवाड़ वंश के साथ थे और आज भी साथ है और हमेशा साथ रहेंगे हम लोग राजपूत लोग। और जो वीर सिंह ने जो आत्म बलिदान किया है उसके प्रति आज उसने जो हम लोगों को मातृभूमि के मान का जो पाठ पढ़ाया है, सम्मान का पाठ पढ़ाया है, वो भी हम लोगों के लिए अविस्मरणीय है, हमेशा याद रखने की चीज़ है। क्योंकि हम लोगों को उसने एक पाठ दिया है कि व्यक्ति का अहंकार, उसका दंभ कोई मायने नहीं रखता, उसका अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता, उसके जो देश का गौरव है, उसकी मातृभूमि की जो सुरक्षा है, उसका मान सम्मान है, वो महत्वपूर्ण है और उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो जो है वो किया जा सकता है, उसके लिए करना चाहिए। ठीक है। तो सभी जो है वो वीर सिंह के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, उस वीर को सम्मान देते हैं। ठीक है, वीर सिंह के पार्थिव शरीर और उसके मृत शरीर के समक्ष आकर के। तो यहाँ पर बच्चों एकांकी की कथा वस्तु जो है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर कथा समाप्त होने के पश्चात यहाँ पर सभी पर्दा गिर जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों लेखक जो है उनका उद्देश्य यही है कि ऐतिहासिक घटनाक्रम को उठा करके लोगों में राष्ट्रीय प्रेम की भावना जागृत करना। क्योंकि उस समय की जो स्थिति थी हमारे देश में, जिस समय ये कविता लिखी गई, हमारा देश जो है वो गुलाम था, आज़ाद नहीं था। तो ऐसे समय में लोगों में, भारत देश के लोगों में एक प्रेरणा दे रहे हैं, राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का कार्य कर रहे हैं, विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करने का कार्य कर रहे हैं लेखक। और यहाँ पर जैसे कि राजपूत राजा सभी अलग अलग ना होकर के एक हैं, यानी सद्भाव, यानी एक दूसरे के साथ भाईचारे का संदेश भी दे रहे हैं। ठीक है। तो ये पूरी एकांकी यही कहती है कि सभी लोग जो हैं वो उन्हें देश के प्रति बलिदान होने की भी स्थिति आ जाए तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए और उन देश का जो गौरव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये पूरी एकांकी देश प्रेम से जुड़ी हुई है, प्रेम और सद्भाव से जुड़ी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये पूरी एकांकी की कथा वस्तु समाप्त हो गई और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको एकांकी की कथा वस्तु समझ में आ गई होगी। कुछ इसके कठिन शब्द हैं जिसके अर्थ मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा और आसानी हो जाएगी एकांकी को समझने में। ठीक है। तो इसे आप कहीं नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। तो कुछ कठिन शब्द इस प्रकार से हैं: अधीनता, परतंत्रता, असंगठित, छिन्न भिन्न, संदेह, शक, गत, बीता हुआ, गौरव, सम्मान युक्त, आश्रित, टिका हुआ, सहारा दिया हुआ, दंभ, अहंकार, घमंड, श्री गणेश, प्रारंभ, प्रस्थान, जाना या रवानगी, व्यथित अवस्था यानी व्यग्र या बेचैन स्थिति, कलंक का टीका, दोष, बदनामी, विफल, असफल, उत्सुक, उमंग, उपहासजनक, हंसने योग्य, लज्जाजनक,
पौरुष पुरुष की शक्ति, वंशज वंश में उत्पन्न, ससैन्य सेना के साथ प्रतिज्ञा, प्रण हो गया। फिर है धृष्टता, अनुचित साहस, प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी जान चली जाए लेकिन वचन नहीं जानी चाहिए। मूल मंत्र, मुख्य सिद्धांत, तर्कस, तीर रखने का चोंगा, विद्वेष, दुश्मनी या शत्रुता, विध्वंस, विनाश, सिंहनाद यानी युद्ध की ललकार, क्षीण यानी कमजोर या क्षय होना, आभा कांतिहीन, आभा मीन्स होता है कांति, पताका झंडा या ध्वज, अभिलाषा इच्छा, पृथक, और पृथक का अर्थ हो गया अलग। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स थे बच्चों जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इजी हो जाएगा जब भी आप एकांकी पढ़ेंगे तो उसके अर्थ आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो उससे समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बच्चों, आपको एकांकी की कथा वस्तु समझ में आ गई होगी, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी मैंने आपको बता दिए। फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आप लोगों को एकांकी का स्वरूप, उद्देश्य और शीर्षक की सार्थकता, इस सारी चीज़ों के संबंध में बता दूंगी और कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।